दिनों में हमने आपको कुछ लेक्चर्स दिए थे अनपेड सेलर और एलएलपी के लेक्चर्स देखने के लिए। आई होप आप लोगों ने एलएलपी और अनपेड सेलर दोनों के भी लेक्चर्स देख लिए हैं। ये रीसेंट लेक्चर्स ही थे और उनमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं था, बट क्योंकि मेरे सीए इंटर के मैराथन्स पूरे दिन भर चालू थे, आई वॉज नॉट एबल टू टेक योर बूस्टर बैच। और मैं जानती हूँ चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, एंड दैट इज़ वाई आई डिड द सेम। अब देखो, हम ये सीरीज को कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द प्लेस वेर आई हैड लेफ्ट। तो हमारा यूनिट नंबर 3 सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लास्ट टॉपिक जो हुआ था वो था जहाँ पे द 8 सर्कमस्टेंसेस अंडर विच आप गुड्स के ओनर नहीं थे, फिर भी आप एक वैलिड टाइटल ट्रांसफर कर पा रहे थे। तो इसी यूनिट नंबर 3 के रिमेनिंग टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे। इसका क्वेश्चन हम देखेंगे, अनपेड सेलर का आज क्वेश्चन देखेंगे, एंड अलोंग विद दैट एलएलपी एक्ट का भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सो दिस इज गोना बी द एजेंडा ऑफ टुडेज लेक्चर। तो लेट्स रॉक एवरीवन। चलो आपके दोस्तों को प्लीज बोलिए कि हमने लेक्चर शुरू कर दिया है, सो दैट वी कैन स्टार्ट द लेक्चर क्विकली एज पॉसिबल। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी बोल दीजिए सबको। देखो, ये लेक्चर्स हम लाइव आपके लिए कंडक्ट कर रहे हैं, नहीं तो हर रोज़ ही हम प्री रिकॉर्डेड दे सकते हैं। बट अगर हम लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से भी कि आप भी लेक्चर्स को लाइव ही देखिए, है ना। बाद में अपलोडेड लेक्चर देखने में फिर क्या मज़ा है बेटा। ओके, हे शिफा, हाय सम्राट, हेलो भरत, आर्ची, साक्षी, गुड इवनिंग सृष्टि, हितांशी, राज, हितेशी, साक्षी गर्ग, वंशिका, पीयूष, पायल, देवांश, जॉय प्रकाश। वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन ऑफ यू ऑल आउट देयर। गुड इवनिंग। चलो, आई एम गुड अशोक, थैंक यू सो मच। आई होप यू आर गुड टू। चलो लेक्चर की शुरुआत करते हैं अब, है ना। और जिस तरह से हम अभी लेक्चर ले रहे हैं, आप जानते हो एग्जामिनेशन के एक दिन पहले भी आई कम अप विद द 1 डे बिफोर रिविजन लेक्चर, तो वो भी हमारा बहुत रॉकिंग होने वाला है। आ जाइए, लेट्स स्टार्ट। यस, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे परफॉर्म किया जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है सेलर गुड्स की डिलीवरी करेगा और बायर इन्हीं गुड्स के लिए प्राइस मतलब द मॉनेटरी कंसिडरेशन देगा। जब दोनों भी पार्टीज अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे, तभी माना जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो हुआ है परफॉर्म। अब जब कभी भी सेलर गुड्स की डिलीवरी करता है, it is bound that the buyer should accept these goods, and then the buyer accordingly has to pay the price for the goods that he has purchased. अब डिलीवरी जब कभी मैं बात करती हूँ, याद रखना द डिलीवरी ऑलवेज हैज़ टू बी वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार एक्चुअल डिलीवरी हो। अगर एक्चुअल डिलीवरी हो रही है तो फिर तो क्या बात है, बट डिलीवरी कैन समटाइम्स ऑल्सो बी symbolic and in nature, and it can also sometimes be constructive in nature. So basically delivery is of 3 types: actual, symbolic and constructive delivery. अगर अनफेयर मीन से आपने किसी से गुड्स का पोजेशन ले लिया, तो ऐसे केस में माय डियर स्टूडेंट्स इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब देखो, इसी डिलीवरी से रिलेटेड आगे का पूरा चैप्टर है, क्योंकि देखो ये चैप्टर के पार्ट्स ही 2 है। फर्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड सेकंड इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। पहले वाले पार्ट में हमने ये देखा था कि क्यों जानना जरूरी है कब ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है और कौन से समय पे कौन से सर्कमस्टेंसेस में ओनरशिप ट्रांसफर होती है।
आज जो हम ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले, द रिमेनिंग पार्ट इज ऑल अबाउट डिलीवरी ऑफ गुड्स. तो सबसे पहली बात तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट द गुड्स एंड पे फॉर द सेम. अब देखो, जब कभी भी मैं डिलीवरी और पेमेंट की बात करती हूँ, both delivery and payment are concurrent conditions. concurrent conditions यानी कि क्या, ये दोनों साथ में होना जरूरी है. यहाँ पे एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो. जब तक हमारा बायर इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स, सेलर को भी गुड्स डिलीवर करने की जरूरत नहीं है. तो इन शॉर्ट अगर मैं सीधी बात बोलूं, द सेलर शैल बी रेडी and the seller shall be willing to transfer the possession of the goods, and at the same time simultaneously the buyer shall be ready and he shall be willing to pay the price for the goods. ये नोट्स बेटा ऑलरेडी काफी टाइम पहले ही हमने भेज दिए है. अब इसी डिलीवरी से रिलेटेड लेट अस चेक आउट ऑल द रूल्स. पहले तो हमने डिलीवरी की डेफिनेशन देखी है, दैट डिलीवरी इज नथिंग बट इट इज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द बायर. अब देखो, अगर आपने पार्ट डिलीवरी कर दी है गुड्स की, से 100 kg आपने गेहूं खरीदा है, 60 kg डिलीवर हो गया है, बट 40 kg इज इन प्रोग्रेस. इन प्रोग्रेस मतलब इट इज इन प्रोसेस, इट इज इन ट्रांजिट. तो जो आपको पहला कंसाइनमेंट मिला था 60 kg का, तभी माना जाएगा कि पूरे के पूरे गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है, एंड कॉन्सिक्वेंटली ओनरशिप भी पूरे 100 kg की ट्रांसफर हो गई है, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है. सो डिलीवरी ऑफ द पार्ट इन प्रोग्रेस मतलब इन प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल. बाकी का 40 kg जो है टेम्पो में आ रहा है, देखो आ गया, आया नहीं है, बट जब पहला 60 kg डिलीवर हुआ है तब माना जाएगा, ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि पूरे के पूरे 100 kgs के गुड्स की ओनरशिप जो है वो डिलीवर मतलब वो पास हो चुकी है. बट अगर आपका इंटेंशन 100 kg डिलीवर नहीं करना था, 60 kg डिलीवर करना था, तो पार्ट डिलीवरी विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट. तब पार्ट डिलीवरी विल नॉट ऑपरेट एज अ डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द गुड्स. सी, जब तक बायर डिलीवरी मांगता नहीं है तब तक सेलर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है टू डिलीवर द गुड्स. प्लेस, गुड्स कहाँ डिलीवर किए जाने चाहिए? देखो, गुड्स जहां सोल्ड होते हैं वहीं पे डिलीवर किए जाते हैं. सो व्हेन द गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस at which they are at the time of sale. बट देखो, अगर बायर और सेलर ने स्पेसिफिकली कोई जगह अग्री की है तो ऐसे केस में उसी जगह पे गुड्स की डिलीवरी की जाएगी. टाइम, कितना कॉमन सेंस है यार कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली कोई टाइम अग्री किया गया है, उसी टाइम पे गुड्स की डिलीवरी की जाएगी. बट इफ देर इज नो टाइम दैट इज फिक्स्ड फॉर द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, तब ऐसे केस में यू आर सपोज टू डिलीवर द गुड्स विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. गुड्स अगर थर्ड पार्टी के पोजेशन में है और आप अक्नॉलेज करते हो बायर को दैट यस नाउ यू आर होल्डिंग द गुड्स ऑन योर बिहाफ, ऐसी डिलीवरी को कहा जाता है एज अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. तो आप जानते हो रियल सेंस में कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में फिजिकली पोजेशन ट्रांसफर होता ही नहीं है. गुड्स जिधर पहले थे अभी भी गुड्स वही है, बट नाउ यू आर होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स. आपको गुड्स को डिलीवर करना होता है ओनली ड्यूरिंग अ रीजनेबल आवर. रात के 12 बजे, सुबह के 5 बजे अगर आप गुड्स को डिलीवर कर रहे हो तो ये डिलीवरी इफेक्टिव कंसिडर नहीं की जाएगी. एक्सपेंसेस कौन बोन करेगा डिलीवरी के? तो यूजुअली एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी आर बोन बाय द सेलर. नेक्स्ट, अगर आपने रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर की है, देखो इसके 3 बच्चे हैं, एक्चुअली 2 बच्चे.
रॉन्ग क्वांटिटी कुड बी लेसर क्वांटिटी एंड कुड बी ग्रेटर क्वांटिटी. अगर आपने ग्रेटर क्वांटिटी डिलीवर की है, 100 kg डिमांड किया है और डिलीवर हुआ है 120 kg, पहली बात तो बायर पूरे के पूरे 120 kg को एक्सेप्ट कर सकता है एंड देन ही विल बी बाउंड टू पे फॉर 120 kg. सेकेंड, बायर कैन ऑल्सो एक्सेप्ट अ लेसर क्वांटिटी. लेसर क्वांटिटी अगर मैं क्या बोल रही हूं, 120 kg अगर डिलीवर किया है, आप पूरे के पूरे 120 kg एक्सेप्ट कर लो एंड पे फॉर दैट 120 kg. नहीं तो आपने 100 kg डिमांड किया है ना, 100 kg एक्सेप्ट कीजिए, 100 kg के लिए पे कीजिए और 20 kg रिटर्न कीजिए. या तो तीसरा ऑप्शन पूरा का पूरा 120 kg आप रिजेक्ट कर दीजिए, डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग. सेकेंड है, हो सकता है आपने 100 kg डिमांड किया है बट डिलीवर हुआ है 90 kgs. इस केस में या तो आप 90 kgs एक्सेप्ट कीजिए एंड पे फॉर दैट 90 kgs, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो आई डिमांडेड 100 kgs, यू गिव मी 90 kgs, आई डोंट वांट एनी ऑफ इट. पूरा का पूरा माल आप रिजेक्ट कर सकते हो. इसमें और एक सेक्शन है जो पीछे आप देखोगे, मैं इससे लिंक करके आपको पढ़ाना चाहती हूँ. अगर आप गुड्स को रिजेक्ट करते हो, रिजेक्शन का जो खर्चा है वो सेलर बेयर करेगा, आपको बेयर करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि गलत क्वांटिटी किसने बेची है, गलत क्वांटिटी अगर हमारे सेलर ने भिजवाई है तो रिजेक्शन के बाद उसका जो खर्चा है वो सेलर ही बेयर करेगा. यूनिट 4 के मैं नोट्स भिजवाती हूँ बेटा, बट पहले आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए ना ऑन वट एवर आई एम टीचिंग राइट नाउ. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी. पहली बात तो द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स. ओके, आपको सारे गुड्स जो है वो एट अ टाइम ही देने होते हैं. ओके, बट अगर बायर और सेलर ने अग्री किया है इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी होगी, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा, तो दैट मे बी इट. बट जनरल रूल कहता है आपको पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है एक साथ ही डिलीवर करनी होगी. डिलीवरी ऑफ द गुड्स to the carrier is considered as prima facie that the goods have been delivered to the buyer. अगर डिलीवरी टू कैरियर इज डिलीवरी टू बायर, जिसका ये मतलब होगा कल जाके अगर गुड्स हमने ऑलरेडी कैरियर को डिलीवर कर दिया है एंड ड्यूरिंग द ट्रांजिट कुछ तो डिटोरिएशन हुआ, तो ये जो लायबिलिटी है ऑब्वियसली इट इज गोना फॉल ऑन द बायर. बायर को अगर गुड्स डिलीवर हुए हैं और बायर ने गुड्स को प्रीवियसली एग्जामिन नहीं किया है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ही शुड बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स टू चेक वेदर जो गुड्स उसको डिलीवर हुए हैं वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिलीवर हुए हैं या डिलीवर नहीं हुए हैं. ये जो मैंने आपको पॉइंट ऑलरेडी बताया है, कल जाके बायर गुड्स को रिजेक्ट करता है क्योंकि गुड्स की रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हुई है, तो अब ऐसे केस में ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द गुड्स टू द सेलर. ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी सेलर की है. उसके साइड से रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हुआ है तो इसीलिए क्या होगा, वही जो है सेलर ही जो है वो गुड्स को लेके जाएगा फ्रॉम द बायर. अब देखो, सेलर तो रेडी है गुड्स को डिलीवर करने के लिए, बट इट इज द बायर हु इज नॉट एक्सेप्टिंग द गुड्स विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. तो ऐसे केस में बायर के साइड से ब्रीच हुआ है एंड ही विल बी लायबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस विच हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस निग्लेक्ट. तो ऐसे करके हमारा ये जो यूनिट नंबर 3 जो है उसका रिविजन जो है हो जाता है कंप्लीट. यस और नो गाइस? यस अवनीश, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पार्ट में डिलीवरी हो सकती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो देखो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसी फंडा पे बेस्ड है अवनीश कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है
तब आप एक्ट रिफर करते हो. बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली कुछ चीज कहता है जिसके लिए बोथ द पार्टीज अग्री, देन यू आर गोइंग टू फॉलो द कॉन्ट्रैक्ट, देन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. हाय रितेश, कितनी बार आप हाय हाय बोलोगे? हाय 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 हाय. हाय गर्मी. ओके चलो आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं. जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिया था, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लॉ विद सीए अंकिता. मैं इसको कैसे शेयर कर सकती हूँ, आई डोंट नो. मैं ग्रुप पे डालती हूँ, ये चैट में डालती हूँ, बट आई थिंक मेरे चैट्स कैसे पे होंगे. मैंने डाला है चैट बॉक्स में, देखो द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल लॉ विद सीए अंकिता. ओके दिव्यांश. आ जाइए टू द क्वेश्चन बैंक. चलो, यूनिट 3, यूनिट 4 और एलएलपी तीनों के हम लोग क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं. ठीक है. हाय रितेश. दिव्यांश लिंक भेजा है, अभी आप ढूंढ लो, इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना. आ जाइए बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स check it out. Against B's tender, R agrees to sell and deliver 1000 per kg, 1000 kg tomato, 100 rupees per kg, which shall be delivered on 15th of July. But due to the rise of prices of tomato in the market, R delivered 700 kgs of tomato on 15th of July and agrees to deliver the balance quantity in the next month. B accepted 700 kgs of tomato sent by R. Later, R failed to deliver the balance quantity. तो agree हुआ था 1000 kg का, but deliver हुआ है 700, accept हुआ है 700 और बाकी का 300 kg जो है वो बंदे ने रिफ्यूज कर दिया है, मतलब ब्रीच हुआ है. And so B refused to pay the price for 700 kgs of tomato to R as he failed to fulfill the tender conditions stipulated in the contract of sale. Can be refused. अब देखो, रॉन्ग क्वांटिटी का यहाँ पे प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपने 700 kgs ऑलरेडी एक्सेप्ट कर दिए है. अब अगर आपने 700 kgs ऑलरेडी एक्सेप्ट कर दी है, विल यू हैव टू पे फॉर द 700 kgs? यस. ओवर एंड अबव दैट, 1 महीना हो चुका है 700 kg टमाटर एक्सेप्ट करके, अब तो टमाटर रहे ही नहीं होंगे. तो ऑब्वियसली बात है, जो टमाटर बड़े मजेदार जो आपने एक्सेप्ट किए है उसका तो आपको पेमेंट करना ही होगा. हाँ, जहाँ तक बाकी 300 kg की बात है, अगर हमारा सेलर 300 kg डिलीवर करने से रिफ्यूज कर रहा है तो आपको उसको पे करने की जरूरत नहीं है. बट जहाँ तक 700 kgs की बात है, उसको आप रिफ्यूज नहीं कर सकते टू पे इट टू द सेलर. वो तो आपको सेलर को पे करना ही पड़ेगा. अब देखो, आंसर तो आप सभी लोगों को आ ही गया होगा. जैसे कि हितेशी ने सही जवाब दे दिया है. यस रितेश, ये पूरी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चलने वाली है. Yes, this was your homework in the regular batch. But now I want to tell you, how are you going to write down the answer to this particular question? तो सबसे पहली बात तो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर इज द प्रोविजन. प्रोविजन में डायरेक्टली एक्ट क्या कहता है उस बारे में आप लिखोगे. तो आप पहली बात तो लिखोगे कि अगर सेलर
ऐसी क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाई करता है जो रॉन्ग है. इट कुड बी लेसर और इट कुड बी ग्रेटर. हमने अभी ये सेक्शन रिवाइज किया है. यहां पर इट इज लेसर. बायर के पास दो ऑप्शन है. वो पूरे के पूरे गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, बट अगर उसने गुड्स को एक्सेप्ट किया है तो उसने जितने गुड्स को एक्सेप्ट किया है उसका तो उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा. यहां पे अब सेलर ने बायर को 1000 के बदले 700 केजीज टमाटर डिलीवर किए हैं और 300 केजी उसने अग्री किया है वो बाद में डिलीवर करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली उसने 300 केजी डिलीवर करने से मना कर दिया. और अब बायर कह रहा है मैं तो वो 700 केजी के लिए भी पे नहीं करूंगा. तो नाउ बायर कैन नॉट डू दैट. ही विल हैव टू पे एटलीस्ट फॉर 700 केजीज ऑफ टमेटो. तो पहला वाला जो पॉइंट था अगर आप देखोगे, दिस वॉज द प्रोविजंस. ये फैक्ट्स है और ये जो है इज इवेंचुअली द कंक्लूजन. इसी तरीके से यू आर सपोज टू प्रेजेंट योर आंसर इन द एग्जामिनेशन. ये जो क्वेश्चन था दिस वाज अ प्योर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. अब अगर आप अनपेड सेलर का क्वेश्चन देखोगे जो आज मैं आपको देने वाली हूं एज होमवर्क, दिस इज अ डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन. यहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, what are the rights of the buyer against the seller in case of breach of the contract of sale under the Sale of Goods Act. तो हो सकता है सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है तो बायर के पास क्या राइट्स हो गए. पहले आप लिखोगे द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ द बायर इन केस द सेलर ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन 1 2 3 4 5 पॉइंट वाइज फॉर्मेट में पांचों भी पॉइंट्स को आप हेडिंग दोगे, एक्सप्लेनेशन, हेडिंग, एक्सप्लेनेशन, हेडिंग, एक्सप्लेनेशन. दिस वुड बी द फ्लो ऑफ योर आंसर. और पैराग्राफ फॉर्मेट में प्लीज आंसर मत लिखना. ड्रॉ अ स्मॉल मार्जिन, गिव डाउन द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लाइन एंड देन पॉइंट वाइज फॉर्मेट में हेडिंग देके एक्सप्लेनेशन देना. आप डैमेजेस डिमांड कर सकते हो. कभी कभार डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, देन यू कैन गो फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. You can also file a case for breach of warranty. कभी कभार ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस के पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है और आपको ड्यू डेट तक वेट करने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करके आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी कभार अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में बोला गया है, आप ऑर्डिनरी डैमेज तो रिकवर करोगे बट ऑर्डिनरी डैमेजेस के साथ साथ आप स्पेशल डैमेजेस भी रिकवर कर सकते हो. तो मैं चाहती हूं, इसका ऑलरेडी रिवीजन हो चुका है, ये आंसर जो है ये आपको लिखना होगा एज होमवर्क टुडे. लर्न करके लिखो एंड बी एग्जाम रेडी फॉर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. मैम आंसर में क्या हेडिंग देना जरूरी है? प्रोविजन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन. अगर आप देते हो तो फिर तो क्या बात है, नहीं भी दिया तो भी क्या ही बात है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. द फ्लो शुड बी प्रोविजन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन. ओके, एलएलपी एक्ट का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. एलएलपी सो एलएलपी एक्ट का जो क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन. What are the effects of registration of an LLP? Registration मतलब incorporation. तो अब आप जानते हो जैसे ही LLP incorporate होती है, see now a body corporate has been incorporated in the eyes of law. उसके वजह से अब क्या होगा? Now the LLP shall be capable of acquiring assets in its own name. एसेट मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, टैंजिबल हो सकती है, इनटैंजिबल हो सकती है. अगर वो एसेट अक्वायर कर सकता है, ऑफ कोर्स सी बात है, इट कैन ऑल्सो इनकर लाइबिलिटीज इन इट्स ओन नेम. इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम. उसका हो सकता है कॉमन सील, बट अगर आप चाहो तो, एंड लास्टली इट कैन डू ऑल दोज स्टफ which a body corporate can lawfully do. So this is the effect of incorporation, registration of an LLP.
अच्छा, मुझे आपसे और एक सवाल पूछना है। हमारे क्वेश्चंस तो आज हो गए, तो आज का सेशन और मैं नहीं लेना चाहती हूँ, बट आई वांट टू आस्क यू ऑल, व्हिच एक्ट डू यू वांट मी टू डू टुमारो? क्या आप चाहते हो मैं, देखो अभी हमारा क्या क्या हो चुका है, हमारा कंपनीज एक्ट हो चुका है, एलएलपी हो चुका है, और हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी हो चुका है। विच एक्ट डू यू वांट मी टू टेक नेक्स्ट? क्या आप चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हो? कैन यू प्लीज टेल मी? हम एक चीज कर सकते हैं, कल सैटरडे है तो कल हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पूरा रिवीजन एक साथ अलॉन्ग विथ क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। एक काम करती हूँ मैं, लास्ट टाइम जैसे ही मैं क्या करती हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आई विल पुट अ पोल, जिसके लिए सबसे ज़्यादा वोट्स हो गए वही वोट को कंसिडर करते हुए मैं आने वाला फ्लो जो है वो मैं बनाती हूँ, है ना? तो मैं पोल अभी डाल देती हूँ। आप बोल दो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो डू गिव अ रिप्लाई रिगार्डिंग द पोल, एंड जिसमें भी सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे, हाँ हम वही चीज को कर लेंगे, सिंपल एज दैट। ओके ओके। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इधर ही रिप्लाई कर रहे हैं। अब कल के लिए, सिर्फ कल के लिए बोलो, फिर मंडे से वी कैन स्टार्ट एनीथिंग दैट यू विश टू। और जो भी अगर पार्टनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू किया तो फिर वो मंडे कंटिन्यू होगा, बिकॉज इट्स नॉट दैट स्मॉल। जैसे भी आपकी मर्जी है, जो आपको लगता है कि यू वांट दैट टू बी रिवाइज्ड फर्स्ट फॉर दैट बूस्ट, बिकॉज दिस इज इवेंचुअली अ बूस्टर बैच, दिस इज फॉर यू, इट्स नॉट फॉर मी, राइट? तो आपके हिसाब से ही होने दो सारी बातें। And of course, if you like these videos, do like, do comment, do share, do let your friends know about me and the classes. That would be the best gift to me ever, right? और मैंने जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क जरूर करना, नहीं तो बाद में आपको राइटिंग में प्रॉब्लम आ सकता है इन द एग्जामिनेशन। डोंट टेक एनीथिंग लाइटली, ओके? आपको ये करना होगा, वो भी लर्न करो और टेक्स्ट बुक को क्लोज करके आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? Thank you so much, my lovely, lovely students. Tata, bye bye. See you. See you tomorrow. Happy learning.